सो आज हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप किया था। सो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग से वी सपोज टू स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। ये वाला जो टॉपिक था ये लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। ओके, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बेसिकली एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही सेम प्रोग्राम के ऊपर कंटिन्यूअस वर्क करते रहो और उसको और बेटर से बेटर बनाने का ट्राई करो। इसको हम लोग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जैसे आप देखो कि जो एक कोई सॉफ्टवेयर है इसको मैंने बना लिया, अब मैंने वापस उसी का कोड को वापस चेक किया और वो कोड में अगर कोई बग्स या कोई एरर थे उसको मैंने रेक्टिफाई किया। देन वापस वही कोड के ऊपर मैंने वर्कआउट किया और जो कहीं पे कोई एक कोड जो स्लो वर्क कर रहा था या जो आउटपुट स्लो जनरेट कर रहा था उसको मैंने थोड़ा और फास्ट बना दिया। जैसे डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं स्लो एल्गोरिदम्स को और फास्ट कैसे बना सकते हैं हम लोग, वो कुछ कंसेप्ट्स। सो मैंने एग्जिस्टिंग ही सॉफ्टवेयर को और यूज़र फ्रेंडली बना दिया। पहले अगर कोई एक टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको 10 बार कहीं कहीं पे क्लिक करना पड़ रहा था, वो सेम काम अभी आपका 4 क्लिक में हो जाएगा। इतना सिंपल कर दिया मैंने। सो और उसके साथ में जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या अपग्रेडेशन हो रहे हैं वैसे ही मैं भी अपने सॉफ्टवेयर में वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या अपग्रेडेशन कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। कि एज एंड व्हेन टाइम चेंजेस उसके साथ में हम लोग जो हम लोग का सॉफ्टवेयर है उसको और बेटर से बेटर बनाने की ट्राई कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये आपका एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। क्या बोला? एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग अप्रोच टू इटरेटिव डेवलपमेंट। मतलब मल्टीपल इटरेशंस चलेंगे वाटरफॉल के। एसडीएलसी हम लोगों ने पढ़ा है अभी, टाइप्स ऑफ एसडीएलसी। इटरेटिव में हम लोगों ने क्या बोला था? मल्टीपल इटरेशंस चलेंगे ऑफ वाटरफॉल, इसको हम लोग इटरेटिव बोलते हैं। तो थोड़ा कुछ हम लोग बनाएंगे, वापस उसके ऊपर और डेवलपमेंट होगा, वापस उसके ऊपर न्यू डेवलपमेंट होगा। इट गोज लाइक दैट। सो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? न्यू वर्जन बनेंगे सेवरल टाइम्स। एक दिन में, एक हफ्ते में एक ही जो आपका कोड है उसके सेवरल वर्जन बनेंगे। कैसे बने? आपने पहले लॉगिन का कोई कोड बनाया था, साइन अप का बनाया था, अब उसके अंदर वापस आपने एक आध कोई फंक्शन ऐड किया, अपडेट किया, वापस वो प्रोग्राम प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहा था, आपने वो कोड में चेंजेस किए। तो ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। और प्लस जो भी हम लोग कुछ बनाएंगे ये हम लोग आफ्टर एवरी 2 वीक्स 15 डेज के बाद में हम लोग क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करते रहेंगे। जिससे क्या होगा? क्लाइंट हम लोग के साथ एक लूप में रहेगा, उसको पता रहेगा कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में क्या क्या इंक्रीमेंट किए हैं। और उसके बाद में फाइनली जब एक्सेप्टेंस टेस्ट होगा तो एक्सेप्टेंस टेस्ट में एग्जैक्टली क्लाइंट को पूरा आइडिया रहेगा कि क्या सॉफ्टवेयर कैसे बनने वाला है। ओके, नेक्स्ट आपको बोला है यहाँ पे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड अजाइल प्रिंसिपल्स। क्या बोला है? इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट जो है ये सपोर्ट किस में आता है? स्मॉल छोटे छोटे पार्ट आपको बनाना है कोई एक प्रोजेक्ट के, और हर हफ्ते 2 हफ्ते में वो पार्ट को आपको रिलीज करना है। ठीक है, 5-10 फंक्शन आपको बनाने हैं कोई एक प्रोजेक्ट के अंदर, और वो 5-10 फंक्शन कंटिन्यूसली यू विल कीप ऑन अपडेटिंग योर सॉफ्टवेयर। यू कीप ऑन रिलीजिंग दोज फंक्शंस, न्यू फंक्शंस जो आपने अपडेट किया है। और इसके साथ में क्या रहेगा? क्लाइंट के साथ, क्लाइंट कस्टमर के साइड से एक फुल टाइम कोई तो एक टेक्निकल कस्टमर, क्लाइंट एंड से या कस्टमर एंड से एक टेक्निकल पर्सन फुल टाइम के लिए आपके साथ कंटिन्यूअस इन्वॉल्व रहेगा, जो कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहेगा आप क्या बना रहे हैं। आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट में कुछ डाउट है तो ये बताएगा। दूसरी बात, पीपल नॉट प्रोसेस थ्रू पेयर प्रोग्रामिंग, कलेक्टिव ओनरशिप एंड अ प्रोसेस दैट अवॉइड लॉन्ग वर्किंग आवर्स। तो क्या बोला है यहाँ पे? अभी हम लोग क्या करेंगे? कलेक्टिव ओनरशिप। मतलब जब छोटे छोटे पार्ट 10-15 दिन में कोई एक प्रोजेक्ट का पार्ट बना के रिलीज करके क्लाइंट साइड पे भेजना रहता है ना, तब ऐसा नहीं होता है कि ओके मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा रोल, मेरा काम इतना ही है, इसके आगे मैं नहीं करूँगा। कोई दूसरा बोलेगा कि नहीं इतना ही मेरा काम था, इसके आगे मैं नहीं करूँगा। अब कभी कभी क्या होता है कि मेरा काम था, मैंने बहुत क्विकली कंप्लीट कर लिया, अब मेरे पास टाइम है,
लेकिन कोई दूसरा जो टीम मेंबर है या कोई दूसरा जो टीम है उनका वो काम हो नहीं पा रहा है, एंड मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं जाके उनको हेल्प करूँगा। ठीक है, सो उससे क्या होगा कि हर किसी का काम जो है वो जल्दी से जल्दी हो पाएगा, और हर कोई जो है उनको लॉन्ग आवर्स के लिए यहाँ पे मेहनत करते बैठना नहीं होगा बग सॉल्व करते हुए। सो हर कोई एक दूसरे को हेल्प करेगा, ये पैटर्न फॉलो होगा। अब जब भी हम लोग प्रोजेक्ट में कोई एक छोटे छोटे पार्ट बना रहे हैं, मतलब रेगुलर बेस पे क्या होंगे, प्रोजेक्ट के अंदर आपके चेंजेस होते जा रहे हैं, कोई फंक्शन निकल रहे हैं, कोई नए ऐड हो रहे हैं, वापस कोई नए ऐड हो रहे हैं, कोई पुराने वापस हम लोग निकाल रहे हैं, वापस कोई दूसरे डाल रहे हैं। सो ये रेगुलर बेसिस के ऊपर है ना, आपका सिस्टम जो है वो रिलीज होते रहेगा। जैसे आपके मोबाइल ऐप में आपको छोटे छोटे अपडेट्स आते रहते हैं कि वो हर एक अपडेट में आए, यू विल फाइंड कि वन और दी अदर फंक्शन चेंज, लुक एंड फील कहीं पे चेंज हो गया। सो इससे क्या होगा, मेंटेनेंस जो है, मेंटेनिंग सिंप्लिसिटी थ्रू कांस्टेंट रीफैक्टरिंग ऑफ द कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब आप धीरे धीरे थोड़े थोड़े चीज़ें, थोड़े फंक्शंस जब अपडेट करते जा रहे हैं, इट शुड नॉट हैपन कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। अगर ऐसा हो गया ना, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू ओनली। सो यहाँ पे क्या बोला है, सिलेक्ट यूजर स्टोरीज फ्रॉम द रिलीज, ब्रेक डाउन दो स्टोरीज, जिससे आपको पता चलेगा कि ओके हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसमें क्लाइंट या कस्टमर्स को यहाँ पे ये टास्क परफॉर्म करते हुए प्रॉब्लम आया। देन वो प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसका प्लान रिलीज करेंगे। देन उसके बाद में आप ये जो प्लान रिलीज किया उसके ऊपर डेवलपमेंट चलेगा। डेवलपमेंट कैसे चलेगा, इंटीग्रेटेड बेस पे कि 4 फंक्शन मैंने बनाए, 2 इसने बनाए, 2 उसने बनाया, और फिर लास्ट में सारे हम लोग कंबाइन करके देन हम लोग उसको टेस्ट करेंगे। एक बार टेस्ट सक्सेस हो गया तो देन विल रिलीज दैट शॉर्ट वर्जन या सम अपडेट ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। देन वो जो अपडेट रिलीज किया उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, ये हम लोग इवेल्युएट करेंगे, चेक करेंगे, और उसके बाद में वापस अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वापस हम लोग सिलेक्टेड जो यूजर्स है उनके स्टोरीज सुनेंगे, उनके प्रॉब्लम सुनेंगे, और वापस हम लोग उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। सो ये सेम चीज़ कंटिन्यूअस चलते रहेगा। अब यहाँ पे आपको एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिसेस कौन से बोले, लाइक वी हैव वन इंक्रीमेंटल प्लानिंग, ये मैंने आपको SDLC बताया उसके हिसाब से ही होगा। तो इंक्रीमेंटल प्लानिंग में क्या होगा, इस बार में ये 4 फंक्शन बनाऊंगा, उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम और 2 ऐड करेंगे, उसके बाद ये 4 और 2 6 हो गए, अब 6 के 6 फंक्शंस अगर प्रॉपर काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर और 2 ऐड करेंगे हम लोग। देन टोटल 8 फंक्शंस हो गए अभी आपके, वो 8 के 8 आपस में अगर प्रॉपर काम कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर और 2 ऐड करेंगे हम लोग। देन अगर वो 10 के 10 अगर प्रॉपर काम कर रहे हैं तो उसमें और 2 फंक्शंस ऐड कर देंगे। सो ये क्या होगा, इंक्रीमेंटल प्लानिंग होगा, थोड़ा थोड़ा चीज़ें बनाते जाओ, वो अगर प्रॉपर वर्क कर रहा है तो उसमें और चीज़ें ऐड करो। देन आपने जो भी कुछ नया ऐड किया है वो अगर सब साथ में कंबाइन प्रॉपर वर्क कर रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस ऐसे छोटे छोटे जो रिलीज है वो फॉलो करते जाएंगे। सेकेंड थिंग, सिंपल डिज़ाइन हम लोग बनाएंगे, मतलब हम लोग अभी अभी छोटे छोटे रिलीज कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा ही प्लानिंग करना है, छोटे ही डिज़ाइंस बनाना है, तो आपके डिज़ाइन जो रहेंगे उतने सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए जिससे हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और कंटिन्यूस आप एक सेम प्रोजेक्ट पे जब काम करते हैं ना तो आपके पास ये एक्सपर्टीज़ आ जाता है, और आप जिनके साथ ये शेयर कर रहे हैं उनके पास भी एक्सपर्टीज़ आ जाता है कि थोड़े में ही वो समझ जाता है कि आपके रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली है क्या। Then test first development, like an automated unit test framework is used to write test for a nice piece of functionality before that functionality itself is implemented। तो कोई एक फंक्शनलिटी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, डेवलप करेंगे, उसके साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए टेस्ट केसेस लिख रहे हैं हम लोग। टेस्ट केसेस, रिमेंबर टेस्ट केसेस एक एक्सेल फाइल बनता है। ओके आपने अभी हम लोगों ने वो टेस्ट केसेस वाला टॉपिक आई थिंक डिस्कस किया था, मैं फिर भी एक बार वापस बता देता हूँ आपको। ध्यान से एक बार ये वीडियो देख लेना टेस्ट केसेस के बारे में, उसके बाद हम लोग वापस अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। Consider a test scenario to check login functionality. There are many possible variations to check this scenario. Check response on entering a valid agent name and password. Check response on entering an invalid agent name and password. Check response when the agent name is empty and the login button is pressed. And many more. This is nothing but a test case. Test scenarios are rather vague and cover a wide range of possibilities. Testing is all about being very specific
Hence, we need test cases. Now, just consider the test case check response on entering a valid agent name and password. It's obvious that this test case needs input values, agent name and password. This is nothing. Okay, now remember, ये मैं आपको टेबल जो है ये इसके लिए बता रहा हूँ। हम लोग ऐसे सेम टेबल्स जो है वो आप TY में जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो आप वो प्रोजेक्ट के लिए ऐसे सेम टेबल्स प्रिपेयर करेंगे जिसमें ये आप टेस्ट डेटा बनाएंगे कि ओके दिस इज आवर टेस्ट सिनारियो, ये टेस्ट केस होगा, ये टेस्ट डेटा जो हम लोग एंटर करेंगे। एंड उसके बाद में जब आप सेम 5 में ये बनेगा एंड सेम 6 में जब आप वो सेम डेटा के बेस के ऊपर अपना सॉफ्टवेयर टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा, एक्चुअल रिजल्ट रहेगा और फाइनल स्टेटस ऑफ दैट टेस्ट कि वो पास हुआ, फेल हुआ, क्या है वो सब आएगा। सो इससे बहुत प्रॉपरली हम लोग को पता चलता है कि आपका कितना % ऑफ योर सॉफ्टवेयर इज गेटिंग टेस्टेड। मैं एग्जैक्टली यहाँ पे परसेंटेज में बता सकता हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो 10, 20, 30, 40%, 70% टेस्ट हुआ या 100%। अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो 100% टेस्ट कवरेज हुआ है कि नहीं, ये भी हम लोग यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। सो दैट्स वाई ये जो टेस्ट केस बनाते हैं हम लोग, ये एक्सेल में टेबल बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Nothing but test data. Identifying test data can be time consuming and may sometimes require creating test data afresh. For that reason, it needs to be documented. Before we proceed, consider a quote from a witty man. To ensure perfect aim, shoot first and call whatever you hit the target. But if you do not live by this philosophy, which I am sure most of you do not, then your test case must have an expected result. For our test case, the expected result would be login should be successful. If expected results are not documented, we may miss out on small differences in calculations in results, which otherwise look okay. अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, ये वाला जो आपको डायग्राम दिया है। अब सपोज कि हम लोग के पास रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम है, रिजल्ट जनरेशन, ऑटोमेटिक रिजल्ट जनरेट होने वाला। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि आप सबसे पहले तो एक रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं कोई यूज़र का, कोई स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करके। जब आप वो स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो वो टाइम पे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि वो स्टूडेंट को एग्जैक्टली एज पर द परसेंटेज उसको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए। आपने अगर वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर लिखा नहीं है और बाद में आप एक्चुअल रिजल्ट अगर देख रहे हैं तो ओ ग्रेड के जगह पे सपोज उसको अगर ए ग्रेड मिल रहा है, दैट मीन्स आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि अगर मैं इतना परसेंटेज अगर स्टूडेंट के आता है, ये ऐसे अगर मार्क्स में एंटर करता हूँ तो फाइनली ग्रेड कौन सा मिलना चाहिए था। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है ये टाइम पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग नॉर्मली लिख देंगे कि ओके ये फंक्शन है, उसमें ये डेटा अगर एंटर किया तो दिस इज आर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। और अगर वो मिस आउट हो रहा है तो फिर हम लोग वहाँ पे लिखेंगे कि ओके आवर टेस्ट इज फेल्ड। जब हम लोगों ने ये डेटा एंटर किया तो आउटपुट जो है मतलब फाइनल रिजल्ट जो स्टूडेंट का जनरेट होना था उसमें ओ ग्रेड आना था, लेकिन एक्चुअल में ए ग्रेड आ गया। गेटिंग small differences in calculations in results which otherwise look okay. Consider this example where you are calculating monthly pay for an employee, which involves lots of calculations. The need for documenting expected results becomes obvious. Suppose the author of the test case has left the organization, is on vacation, is sick and off duty, or is just very busy with other critical tasks, and you are recently hired and have been asked to execute the test case. Since you are new, it would certainly help to have test steps documented, which in this case would be launch the application, enter an agent name, enter a password, and So देखो ऐसा कुछ आपका एग्जैक्ट एक्सेल फाइल बनेगा। ये प्रिपेयर एक्सेल फाइल या एक गूगल शीट बना के रखो जिसको आप टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं। अगर आप 2 पार्टनर है तो वो टाइम पे आप एक गूगल डॉक्स यूज़ करेंगे, गूगल में जो एक्सेल शीट आता है वैसा एक यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा आपके पास आपका प्रोजेक्ट जो भी बन रहा है सेम 5 में आप जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें क्या टेस्ट सिनारियो रहेगा, साइन अप है, लॉगिन है, उसके आगे और जो फंक्शंस आप ऐड करेंगे उसके टेस्ट केसेस में हम लोग को क्या करना है, वो जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं वो आएगा।
और उसके हिसाब से यहाँ पे टेस्ट डेटा, मतलब ये स्टेप्स फॉलो करके आप क्या डेटा एंटर करेंगे, उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, बराबर है। और सेम 6 में जब आप प्रोजेक्ट बना लेंगे तो यही सेम टेबल में और एक कॉलम और 2 कॉलम ऐड होंगे, एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड के बाद में कि ये आपने एक्सपेक्ट किया था। अब एक्चुअल रिजल्ट सेम आया क्या, वो हम लोग वहाँ पे मेंशन करेंगे कि हाँ लॉगिन मस्ट सक्सेसफुल, एक्सपेक्टेड रिजल्ट था मेरा लॉगिन सक्सेस हो गया, दैट इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट सेम आया। टेस्ट जो है वो आपका पास हो गया, वो हम लोग लिखेंगे, बराबर है। स्टेटस, टेस्ट का स्टेटस, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बाद में एक्चुअल रिजल्ट आएगा, स्टेटस आएगा, और लास्ट में कमेंट्स आएंगे। कमेंट्स मतलब अगर ये टेस्ट अगर पास नहीं होता है, फेल हो रहा है, तो वो क्यों फेल हो रहा है, क्या रीज़न है, आपको क्या समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से आप वहाँ पे अपने कमेंट्स ऐड कर देंगे साथ में। सो इससे क्या होगा, एक बेटर आपको हेल्प होगा कि आपको अगर ऐसा ही सिमिलर अगर एक सिनारियो, एक ऐसा ही कोई अगर सॉफ्टवेयर बनाना है, ऐसा मतलब कोई भी अगर बनेगा तो उसके लिए ऐसे ही स्टेप्स फॉलो होंगे। अब जब आप एग्जैक्टली ऐसे टेस्ट केसेस बनाएंगे ना, तो आपको भी पता रहेगा, कोई दूसरा अगर आपका सॉफ्टवेयर देखेगा तो उसको भी पता रहेगा कि कौन सा फंक्शन, क्या पर्पस है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या डेटा एंटर करेंगे तो क्या रिजल्ट आना चाहिए। गेटिंग? सो ये इतना आपने यूजर फ्रेंडली बना लिया है कि कोई भी ये डॉक्यूमेंट्स देख के इजीली आपका सॉफ्टवेयर यूज कर पाएगा। दैट मीन्स वो इतना यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। And click OK. You may think that for these simple test steps, documentation is not required, but what if your test steps look something like this? I think the need will become immediately obvious. That apart, your test case may have fields like a precondition, which specifies things which must be in place before the test can run. For our test case, a precondition would be flight reservation application should be installed. Also, your test case may include a post condition, which specifies anything that applies after the test case completes. So यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या देखा, 2 कॉलम्स और आए। प्री कंडीशन मतलब ये सॉफ्टवेयर अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आपके प्री कंडीशन बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम पे क्या होना चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए। एंड पोस्ट कंडीशन, पोस्ट कंडीशन मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, बराबर है, जैसे अगर मैं रिजल्ट जनरेट कर रहा हूँ तो रिजल्ट जो आपका डिस्प्ले होगा वो सपोज एक्सेल में या पीडीएफ में जनरेट होगा, तो पोस्ट कंडीशन रिजल्ट जनरेट होने के बाद में पोस्ट कंडीशन आउटपुट वो कहाँ पे बताएगा, एमएस एक्सेल में बताएगा, या फिर आपको ईमेल कर देगा, या एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। सो यू शुड हैव एन अडोब पीडीएफ रीडर इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। ठीक है, ध्यान से देखो ये वाला स्टेप। कंडीशन which occasion none. For our test case, a precondition would be flight reservation application should be installed. Also, your test case may include a post condition, which specifies anything that applies after the test case completes. For our test case, a post condition would be time and date of login is stored in the database. During test case execution, you will document the results observed in the actual results column and may even attach some screenshots. So देखो यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट्स जो है वो, और अगर आपको लगता है कि एक्चुअल रिजल्ट आपका अगर सक्सेस आया था या अगर कोई एरर है तो उसके हम लोग यहाँ पे फोटो या स्क्रीनशॉट्स रखेंगे, जिससे कोई दूसरा जब ये सेम स्टडी करेगा तो उसको भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपका रिजल्ट कैसे आया है कंपेयर टू दी एक्सपेक्टेड वन। और यहाँ पे स्टेटस डालेंगे, मतलब वो जो भी टेस्ट है वो पास हुआ या फेल हुआ है वो बताएंगे हम लोग। Based on comparison of actual and expected results, assign pass and fail status. This entire Now remember, यहाँ पे सिर्फ पास और फेल नहीं आएगा, यहाँ पे ये जो कॉलम है इसका नाम आएगा स्टेटस। स्टेटस का मतलब है आपका जो टेस्ट है वो पास हुआ, फेल हुआ, या आप अभी उसके ऊपर प्रोसेस चालू है आपका। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ा अगर टेस्टिंग रहेगा तो हम लोग यहाँ पे उसका स्टेटस क्या रहेंगे, इन प्रोसेस बताएंगे। ओके, सो ऊपर आपको क्या लिखना है, स्टेटस। या आपका छोटा सा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आप पास फेल ऐसा भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो जस्ट मेक श्योर आप ऐसे जो एक टेबल है इसको आप नोट करके रखो। ठीक है, प्लीज नोट कर देना ये टेबल को। अभी के लिए आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो तो भी प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन ऐसा ही एक टेबल आपका सेम 5 में आपके प्रोजेक्ट के लिए बनेगा और सेम 6 में यही टेबल को आप आगे इम्प्लीमेंट करेंगे बाय एडिंग 2 मोर कॉलम्स टू इट, एक्चुअल रिजल्ट, स्टेटस एंड उसके आगे कमेंट्स डालेंगे। कमेंट्स का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आप बताना चाह रहे हो अपने यूजर को। Entire table may be created in Word, Excel, or any other test management tool. That's all to test case design. So I hope अभी जो मैंने आपको explain इसमें से आप लोगों ने देखा वो clear है। Okay, now we'll come back to our notes again. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला है, टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट, बराबर है। एन ऑटोमेटेड यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क इज यूज्ड टू राइट टेस्ट्स, बराबर है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा। और उसके बेस के ऊपर हम लोगों को पता चलेगा कि ओके ये टेस्ट का एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, तो उसके हिसाब से कैसे हम लोग वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे या टेस्टिंग कैसे होगा। इट इज़ लाइक दैट। Then refactoring, all developers are expected to refactor the code continuously as soon as possible. Code improvements are found, है ना। सो refactoring मतलब कहाँ पे आप कोड और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बताया, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर एक होगा पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग कैसा दिखता है, एक फोटो बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखो। Welcome to the Agile Academy. In this Agile in Practice talk, we'd like to show you how developers on an Agile team use pair programming to lower defects, help deliver faster, and produce higher quality work. Let's have a look at how this practice works. The way developers are collaborating is a bit like driving a car on a rally. One of you is driving while the other is navigating, reading the map. While the driver is keeping their eyes on the road, the navigator is focusing on the destination and how to get there. Regardless of the kind of work you do, you may want to try out collaborating with a colleague in the same way, especially when you're dealing with a difficult task. It works best if both people are peers, sharing the same role and having a similar skill and experience level. Here are Bill and Liz, two developers from the Agile team who are delivering a new employee performance review system for the HR department. They'll be working together side by side at the same computer, solving the same problem. They take turns using the keyboard and mouse. At the moment, Liz is the driver, while she is... So यहाँ पे क्या बोला है, we have two developers जो एक कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक जो है वो थोड़े टाइम डेवलपमेंट करता जाएगा और दूसरा जो है वो उसको गाइड करते जाएगा। या फिर उस थोड़े टाइम के बाद इट माइट पॉसिबल कि अगर लिज से वो काम नहीं हो रहा है तो बिल जो है वो डेवलप करते जाएगा और लिज जो है वो उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते जाएगी या उसको फॉलो करते जाएगी। सो ये वे में क्या होगा, टू पीपल आर देयर एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम फॉर सम डेवलपमेंट्स, और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। Writing the code and performs tests on that code. Bill, as a navigator, observes her work, considering the strategic direction, the next steps and potential pitfalls. He also considers if this is the simplest design possible and comes up with ideas for improvement. After a period of time, they swap roles and Liz navigates while Bill drives. Because they are constantly communicating and reviewing together, they produce higher quality work at a faster pace than either could do on their own. It also ensures that more than just one developer knows each part of the system. Pairs swap places frequently throughout the day, and also new pairs are formed to promote sharing of knowledge throughout the team. At the same time, a uniform style of planning is carried out, which makes working together easier. It also creates an ownership and commitment to the collective code. Despite the benefits, pair program is not always easy. As a driver, you have someone observing you constantly, and when you're navigating, you need to refrain from rushing to point out details like missing semicolons or typos. Instead, you need to give the driver time to write and rewrite the work while you focus on the direction the work is going. Also, you should consider that pair programming isn't suitable for all tasks or situations, but if you choose to do it, you need to respect each other, communicate, and make it easy on yourselves by using a computer with a big screen. Enjoy the ride! In this Agile in Practice talk, you saw how Agile teams collaborate and use the practice of pair programming to increase the quality of the work. You may also from time to time hear the term pairing used too. This can refer to two business people or one business person and a developer working together on one piece of work. You can see that building quality into a task isn't just limited to IT folks anymore. Pairing can also encourage the pairs to take pride in their work because they are sharing it with someone else. If you want to learn more about Agile, the Agile... Okay, so I hope
ये जो पार्ट हम लोगों ने पढ़ा उससे थोड़ा कुछ बेसिक आपको समझ में आ रहेगा। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में, पेयर प्रोग्रामिंग, कलेक्टिव ओनरशिप बता दिया, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन चलते रहेगा, छोटे छोटे पार्ट हम लोग बनाते रहेंगे और उसको इम्प्रूव करते रहेंगे, सस्टेनेबल पेस पे करना है। मतलब आप जो भी कुछ बना रहे हैं 2-4 दिन यूज होगा उसके लिए नहीं बनाना है आपको, कंटिन्यूअसली ये सेम चीज आगे तक चलते रहे उसके लिए बनाना है। ऑन साइट कस्टमर आपके साथ रहेगा जो फीडबैक देते रहेगा। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट सिनारियो। रिक्वायरमेंट सिनारियो में क्या बोला है, इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग अ कस्टमर और यूजर इज पार्ट ऑफ एक्सपी टीम एंड जो भी डिसीजंस रहेंगे ऑन रिक्वायरमेंट, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो दोनों के मर्जी से ही होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव अ सॉफ्टवेयर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, तो अब यहाँ पे ये वर्कआउट कैसे होगा। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, सबसे पहले क्या बोला है, टास्क 1 क्या है, चेंज द डोज ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिसिन या ड्रग। चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एंड आपने जब मेडिसिन अगर चेंज कर दिया है तो वो बच्चे के लिए है, एजेड पर्सन के लिए है, या कोई पर्सन जिसको डायबिटीज है, हाई बीपी है, उसके लिए। तो अगेन आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डोज चेक भी करेगा। तो ये 3 स्टेप्स होंगे गेटिंग। सो ये आपने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया जो ऑटोमेटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है या डाइट प्रिस्क्राइब कर रहा है, ऐसा कोई भी हम लोग बना सकते हैं। सो यहाँ पे वही है, द रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट मस्ट बी ओपन फॉर इनपुट, क्लिक ऑन द मेडिकेशन फील्ड एंड सिलेक्ट आइदर करंट मेडिसिन, न्यू मेडिसिन और फॉर्मूला जो भी रहेगा वो। If you select current medicine, you will be asked to check the dose. If you wish to change the dose, enter the new dose, then confirm the prescription. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपने जो न्यू मेडिसिन दी है डॉक्टर ने, मतलब वो ऑटोमेटिकली पेशेंट को असाइन हो जाएंगे। सो ये सेम स्टेप्स चलेंगे। अब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड चेंज। कन्वेंशनल विजडम इन सॉफ्टवेयर इज टू डिजाइन फॉर चेंज। मतलब जब कभी आपका सॉफ्टवेयर पुराना हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है, वो टाइम पे आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंजेस लाना है। नाउ इट इज वर्थ स्पेंडिंग टाइम एंड एफर्ट एंटिसिपेटिंग चेंजेस एज दिस रिड्यूस कॉस्ट लेटर इन द लाइफ। सो आप जितना मेहनत करेंगे स्टार्टिंग में अपने सॉफ्टवेयर पे वर्कआउट करने के लिए, उतना क्या होगा, अभी आपका सॉफ्टवेयर और उतना स्मूथ हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सपी however maintains that it is not worthwhile as changes cannot be reliably anticipated. Now refactoring क्या है, प्रोग्रामिंग टीम looks for a possible software improvements, कहाँ पे जरूरी है, and make these improvements even where there is no immediate need for them. Refactoring, ठीक है, मतलब हम लोग हर एक जगह पे क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, और इससे क्या होगा, दिस improves understandability of a software to reduce the need of documentation. सो हम लोग होगा उतना ज़्यादा हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज़र फ्रेंडली बनाने का ट्राई कर रहे हैं और इजी बनाने का ट्राई कर रहे हैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की ट्राई कर रहे हैं। सो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे आपको कोई फंक्शंस चेंज नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉपर चल रहे हैं, वहाँ पे आपको चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चेंज करना पड़ा। लाइक यहाँ पे क्या बोला है, रीऑर्गेनाइज अ क्लास हायरार्की टू रिमूव डुप्लीकेट कोड। फर्स्ट ये हो गया, मतलब पहले आपने जब कोड किया था तो वो टाइम पे कहीं कहीं पे डुप्लीकेशन था कोड का, तो अब आप क्या कर रहे हैं, वो जो डुप्लीकेशन है ना आप उसको कम कर रहे हैं। देन टाइडिंग अप एंड रीनेमिंग एट्रीब्यूट मेथड्स टू मेक इट इजियर, रिप्लेसमेंट ऑफ इनलाइन कोड विद कॉल्स टू मेथड्स। मतलब यहाँ पे देखो ये आपने क्या बोला है, आपने इनलाइन, आपने अपने कोड में कहीं आपने अपना खुद के जो लाइन ऑफ कोड लिखे थे ना, उसके जगह पे अभी आप क्या कर रहेंगे, रेडीली अवेलेबल कुछ लाइब्रेरीज जो है ना वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। सो आपका कोडिंग उतना कम हो गया, रेडी लाइब्रेरीज जो आप यूज़ करेंगे वो उतने स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। सो आपको अपने सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक सिक्योरिटी कंसर्न्स भी कम हो गए। टेस्टिंग क्या होगा, टेस्टिंग इन इज सेंट्रल टू एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टेस्टिंग के बिना हम लोगों का कोई काम नहीं चलेगा। क्या काम होगा टेस्टिंग का, वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या बोला,
टेस्ट करने का मतलब टेस्ट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपको अप्रोच क्या फॉलो करना है। वेयर प्रोग्राम इज टेस्टेड आफ्टर एवरी चेंज हैज बीन मेड, मतलब हर एक बार छोटा छोटा प्रोग्रामिंग में भी अगर आप चेंज करेंगे, कुछ डिजाइन में चेंज करेंगे तो उसके बाद टेस्टिंग जरूरी है। देन सबसे पहले क्या बोला है, टेस्टिंग आपके कैसे फॉलो होगा। लाइक सबसे पहले आपने डेवलपमेंट जैसे किया, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसके बाद फर्स्ट टेस्ट होगा, बराबर है। उसके बाद में आपने 4 फंक्शन नए ऐड किए तो इंक्रीमेंटल टेस्ट होगा। देन आपने ये सब करने के बाद में अब यूजर को दिया कि भाई देखो आपने जो रिक्वायरमेंट दिए थे उसके बेस के ऊपर ये हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया। नाउ यू टेल अस कि आपके जो रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपर हुए नहीं हुए, कहीं पे कोई अगर कुछ चीज़ अगर मिसिंग है, कहीं पे कोई एक एरर आ रहा है जब आप यूज़ कर रहे हो तो हम लोग अभी उसके ऊपर काम कर लेंगे। सो यहाँ पे क्या हुआ, वैलिडेशन हुआ। वैलिडेशन मतलब यूजर रिक्वायरमेंट को हम लोगों ने जो डेवलपमेंट किया है उसके साथ में वैलिडेट किया, मैच किया। देन ऑटोमेटेड टेस्टिंग हम लोग फॉलो करेंगे। ऑटोमेटेड टेस्टिंग मतलब अलग से हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं टू टेस्ट आवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। देन फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या बोला है, अभी ऊपर जो स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े उसी को हम लोग देखते हैं। टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट मतलब राइटिंग द टेस्ट बिफोर कोड क्लैरिफाइज। जैसे अभी हम लोगों ने टेबल देखा ना वो वीडियो के अंदर, मतलब हम लोगों ने देखा कि ओके एक टेबल है हम लोग के पास जहाँ पे टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं और वो जो टेस्ट केसेस है वो हम लोग यहाँ पे फॉलो करते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, राइटिंग टेस्ट बिफोर कोड क्लैरिफाइज रिक्वायरमेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड। टेस्ट आर रिटन एज प्रोग्राम्स रेदर देन डेटा सो दैट दे कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। सो वो हो गया। यूजुअली रिलाइज ऑन अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क सच एज, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि ओके हम लोग के पास कोई टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स है जैसे यूनिट है या कोई दूसरा टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, ये हम लोग यूज करेंगे। सो वो आपको हेल्प करते हैं अलग अलग वे में अपना सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। ऑल प्रीवियस न्यू टेस्ट आर रन ऑटोमेटिकली व्हेन न्यू फंक्शनलिटी इज एडेड। दैट इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो भी आपने न्यू फंक्शनलिटी ऐड किया है वो सब आपको यहाँ पे सेम वे में फॉलो करना है। उसके आगे क्या बोला है, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट। कस्टमर का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्टिंग में, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा टू डेवलप एक्सेप्टेंस टेस्ट। मतलब उससे एग्जैक्टली पता चलेगा कि कस्टमर को हम लोगों ने कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व रखा है 10, 15, 20, 50, 500 फंक्शन जो भी बना है उसके लिए। तो अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई फंक्शन अगर मिसिंग है तो भी हम लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि कौन से फंक्शन मिसिंग है और उसको कैसे आप रेक्टिफाई कर सकते हो। द कस्टमर हु इज पार्ट ऑफ द टीम राइट्स टेस्ट as a development proceeds, all new code is therefore validated with respect to the test cases। बराबर है, जिससे कस्टमर के जो भी रिक्वायरमेंट्स या नीड्स है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाए। देन पीपल अडॉप्टिंग कस्टमर रोल एज हैव लिमिटेड टाइम अवेलेबल, बिकॉज उनको अपना जॉब भी करना रहता है, ये तो उनके लिए एक्स्ट्रा जॉब हो गया। सो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग के पास कोई कस्टमर या टेक्निकल कस्टमर कंटिन्यूअस अवेलेबल नहीं रहता है, तो कभी कभी हम लोग डिमांड करते हैं कि आप भाई आप एक फुल टाइम कस्टमर हम लोग के पास ही दे दो जब तक सॉफ्टवेयर नहीं बनता है। या फिर हम लोग कंटिन्यूअसली कोई एक कस्टमर को फीडबैक लूप में रखेंगे और वीक का कोई एक दिन डिसाइड करेंगे, उस दिन आके वो हम लोगों ने जो भी कुछ डेवलप किया है ना उसको वो वेरीफाई करते जाएगा। टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन कैसा होगा, फर्स्ट इनपुट डाला अ नंबर इन mg, मतलब आप कोई मेडिसिन दे रहे हो तो कितना मिलीग्राम आपको देना है वो आपने सिंगल डोज बताया। नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ सिंगल डोजेस पर डे कितना लेना है वो। देन टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट फॉर इनपुट वेयर सिंगल डोज इज करेक्ट बट द फ्रीक्वेंसी इज टू हाई। मतलब यहाँ पे अभी मैं टेस्ट क्या करूँगा, आपको क्या बोला है कि सपोज आपको कोई एक मेडिसिन है 10 mg मेडिसिन दिन में 2 बार लेना है, लेकिन अभी मैंने इनपुट क्या डाला, मैंने 10 mg मेडिसिन दिन में 20 बार लिख दिया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, टू हाई हो गया। तो वो टाइम पे आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, बराबर है। देन नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हम लोगों ने, टेस्ट फॉर इनपुट वेयर सिंगल डोज इज टू हाई एंड टू लो। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई 10 mg मेडिसिन जो मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ उसके जगह पे मैंने डायरेक्टली वहाँ पे 1000 mg डाल दिया, टू हाई हो गया, मतलब इससे कोई पेशेंट की जान भी जा सकती है। और दूसरे में टू लो मतलब मैंने 1 mg कर दिया, जो एक छोटे बच्चे को भी असर नहीं करेगा तो एक पेशेंट को कैसे असर करेगा बड़े एज के ना। उसके बाद क्या बोला है, टेस्ट फॉर इनपुट्स वेयर सिंगल डोज फ्रीक्वेंसी इज टू हाई एंड टू लो। सो आपको दिख रहा है कहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मेडिसिन का जो कैपेसिटी है वो बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं, कहीं पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, मेडिसिन का डोज कम कर रहे हैं, या फिर दोनों को हम लोग बढ़ा रहे हैं। सो ये सेम पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे, वी हैव टू थिंग्स,
डोज है और फ्रीक्वेंसी है, डोज एंड फ्रीक्वेंसी, टू थिंग्स आर देयर, तो दोनों क्या चलेंगे, कॉम्बिनेशन में चलेंगे। एक में डोज ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, दूसरे में फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा, डोज कम रहेगा, तीसरे में दोनों हाई रहेंगे और फोर्थ में दोनों लो रहेंगे, ठीक है। और उसका आउटपुट क्या आना चाहिए वो हम लोग का एक्सपेक्टेड है। टेस्ट ऑटोमेशन, now the test automation means that tests are written as executable component before the task is implemented. Now this testing component should be standalone, should stimulate the submission of inputs, और उसके आगे क्या आउटपुट जनरेट करेंगे, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेशन ऑटोमेटेड टेस्ट फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं या ऐसे अलग से सॉफ्टवेयर्स भी यूज करते हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग टेस्टिंग डिफिकल्टी क्या रहता है, प्रोग्रामर्स प्रिफर प्रोग्रामिंग टू टेस्ट एंड समटाइम्स दे टेक शॉर्टकट्स इन राइटिंग टेस्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है, प्रोग्रामर को क्या रेफर कर रहा है, प्रोग्रामिंग टू टेस्टिंग, मतलब चेक करेंगे कि ओके भाई टेस्टर क्या करने वाला है, ये वे में डेटा एंटर करके टेस्ट करने वाला है, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली वही वे में अपना टेस्ट लिख देंगे, शॉर्टकट्स लेंगे। Like they may write incomplete test that do not check for all possible exception that may occur. So ये प्रॉब्लम होगा कि आपने हर एक पॉसिबल टाइप का डेटा एंटर करके ट्राई नहीं किया, आपने क्या किया, लॉगिन में आपने यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला और उसी से चेक किया। अब यहाँ पे मैंने ये चेक नहीं किया कि अगर मैं SQL इंजेक्शन डालता हूँ, मतलब मैं यूज़र नेम पासवर्ड की जगह पे अगर मैं SQL के कुछ ऐसे क्वेरीज एंटर करता हूँ जिससे आपका डेटाबेस का एक्सेस मिल पाए, अगर ऐसा किसी ने एंटर किया है तो वो टाइम पे क्या होगा वो हम लोग को नहीं पता। देन सम टेस्ट कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू राइट इंक्रीमेंटली, लाइक इन कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेस इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू राइट यूनिट टेस्ट फॉर द कोड दैट इम्प्लीमेंट्स द डिस्प्ले लॉजिक एंड वर्क फ्लो बिटवीन स्क्रीन्स। नेक्स्ट पेयर प्रोग्रामिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सो वापस नहीं बता रहा हूँ मैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम लोग पढ़ सकते हैं। अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू मैनेज द प्रोजेक्ट सो दैट सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड विद इन द प्लान बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अगर अजाइल अप्रोच फॉलो नहीं किया तो क्या होता है, बहुत बार बजट जो है वो ओवर चले जाता है या फिर टाइम ओवर चले जाता है। आपको दोनों को मेंटेन करना है प्रॉपरली, तो इसके लिए वी फॉलो दिस स्पेसिफिक मैनेजमेंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज अ स्क्रम। समझते हैं क्या होता है ये। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का दैट इज स्क्रम। एक बार ध्यान से समझते हैं, बाद में मैं आपको डायग्राम पे लेके जाता हूँ नोट्स में जो मैंने आपको दिया है वो। फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। आज हम पढ़ने वाला है स्क्रम। तो देखते हैं स्क्रम होता क्या है। तो स्क्रम बेसिकली एक एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस है जो यूज़ करते हैं हम फॉर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है स्क्रम में। तो स्क्रम बेसिकली चलता है 3 रोल्स की वजह से। उसमें 3 रोल्स ऐसे हैं जिनकी वजह से जो भी डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होना चाहिए, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्या क्या है वो 3 रोल्स, लेट्स सी। तो 3 रोल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, एक है प्रोडक्ट ओनर, एक है स्क्रम मास्टर, एक है स्क्रम टीम। सो ये 3 है रोल्स। तो अब इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देखेंगे। पहले देखते हैं स्क्रम की वर्किंग कैसी होती है, कि स्क्रम कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि एक प्रोडक्ट ओनर होता है, तो प्रोडक्ट ओनर क्या करेगा, प्रोडक्ट ओनर जो है वो इनपुट देगा, डिसाइड करेगा कि फीचर्स क्या क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट में। जो भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो प्रोडक्ट ओनर से की जाती है, और प्रोडक्ट ओनर उसको प्रायोरिटाइज करके पे प्रोडक्ट बैकलॉग में डाल देता है। प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट ओनर अपना रिक्वायरमेंट्स डालता है कि भाई प्रोडक्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए, वो होता है प्रोडक्ट बैकलॉग में फ्रेंड्स। तो जैसे ही प्रोडक्ट ओनर ने और बाकी स्टेक होल्डर्स ने मिलकर जो भी इनपुट दिया है प्रोडक्ट बैकलॉग में, उसको प्रायोरिटाइज़ किया है, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है जो है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में क्या होता है, जो भी टीम है, डेवलपर्स की जो टीम है, वो देखती है प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या क्या फीचर्स उन्होंने दिए हैं, क्या प्रायोरिटी से दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट टीम है वो डिसाइड ओके, ये वाला ध्यान से देखो। प्रीवियस वाले में थोड़ा कुछ चीज़ें क्लियर नहीं था, इसके लिए मैं ये वाला बता रहा हूँ। बाद में हम लोग नोट्स पे जाते हैं, ध्यान से देखो। Introduction to Scrum, a 7-minute training video with details on what you need to start using Scrum today. This video is intended for people who are just getting started with the Scrum framework and need a quick primer. Hi, my name is Steve Stedman, and I am the founder of Utility Software. In this video, we will cover the basics behind Scrum,
We'll take a look at how Scrum compares to Waterfall development, and we'll examine the 3 roles, 3 artifacts, and 3 ceremonies that make up Scrum. First, let's take a look at how Scrum compares to the older alternative of Waterfall development. Waterfall typically goes through a lengthy planning process, which could take several months, followed by building the product, which again could take many months, and then testing the product, reviewing, and eventually deploying the product. At this point, you may end up bringing the wrong product to market if market demand or technology has changed since the original plan was developed. There are several problems with this method. First of all, the planning must be completed before any work begins, and in most cases the planning is done without entirely understanding the project. Once development is being done, oftentimes things get sent back to the planning phase, and the project either needs to start over or the developers are just criticized for not understanding the plan. This cycle can happen many times. When development is done building the product, it gets thrown over the fence to test, where when problems are encountered, it bounces back to development and sometimes back to planning. The same issues occur in the next few steps, with lots of backstepping and doing over. This can lead to lag times and many months to several years in order to get a product out the door. With Scrum, an implementation of Agile, the process is broken up into smaller pieces. First, we do just enough planning to get started with, building the minimal feature set. We build what was planned. Next, we test and review that small feature set and get it ready to ship. When that cycle is complete, we end up with a potentially shippable product. This process usually occurs in a time period of 1 to 3 weeks. This is then repeated time and time again, reducing the time from planning to development to testing. Each time through the planning process, we're doing just enough planning to complete the next incremental release. You end up with several incremental releases called sprints. A sprint usually takes from 1 to 3 weeks, and you just keep repeating these sprints until your product is feature complete. Sometimes you may end up shipping your product after the second sprint, or the third, or the fourth, or even further, but you eventually end up with a shipping product. In Scrum, there are 3 key roles that are needed for the framework to work well. First, the product owner. This is the person responsible for defining the features that are needed in the product. The product owner has the bright ideas that turn into products. The Scrum Master is a servant leader to the team, responsible for protecting the team and the process, running the meetings, and keeping things going. The team can be made up of developers, testers, writers, and anyone else that helps in building the product. Team members often play multiple roles. Some days developers may end up doing test, or testers may end up writing. Either way, the team works to get the product done. There are 3 artifacts or documents that are used in Scrum. First, the product backlog. This is where product owners create a prioritized list of features known as user stories that could go into the product. This list evolves and changes priority with every sprint. User stories are a way of describing a feature set that follows the as a user, I need something so that reason format. This way of phrasing a user story allows the product owner to specify the right amount of detail for the team to estimate the size of the task. The highest priority user stories go into the sprint backlog. These get estimated for size and are committed to for the next sprint. Burn down charts show the progress during a sprint on the completion of tasks in the sprint backlog. This chart should approach 0 points as the work is being completed. There are 3 ceremonies that make up Scrum. Think of these as meetings or discussions. Sprint planning is where the product owner, Scrum Master, and team meet to discuss the user stories and estimate their relative sizes. The daily Scrum is a brief stand-up meeting where the team discusses what they have completed since the previous meeting, what they're working on, and anything that might be blocked or need help. The sprint review and retrospective occurs at the end of the sprint. This is where the team demonstrates the completed work to the product owner
and then the team discusses what they can do to improve the process going forward. Let's bring it all together and take a look at the Scrum workflow. Start with the product backlog, which is where the product owner builds a list of the bright ideas and features that could go into the product. The product owner prioritizes the list and brings the top items to the team. Sprint planning is where the team, product owner, and Scrum Master discuss the top priority user stories, determining what can go into the next sprint. The output from the sprint planning meeting is the sprint backlog. This is a list of user stories that have been committed to for the next sprint. The entire team and product owner have a solid understanding of what each of the user stories involves based on the discussions from the sprint planning meetings. The sprint is a 1 to 3 week time box where the work committed to in the sprint backlog is worked on through to completion. During the sprint, the daily Scrum occurs as a stand-up meeting where the team discusses what they have completed and what they are working on, as well as any blocked items. The outcome of the sprint is a potentially shippable product. Potentially shippable means that the product owner can decide if it is ready to ship or if there are any additional features needed before it ships. At the end of the sprint, a sprint review and sprint retrospective meeting occurs. The sprint review is where the team showcases their work to the product owner, and the retrospective is where the team works on what they can do to improve their process. Repeat this workflow for each sprint. Now, for a software solution to help manage the workflow. Utility has been built around the Scrum process to help people fill in the 3 Scrum roles, manage the 3 artifacts, and better run the Okay, so I hope यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा वो क्लियर है आपको. Let's come to this part now. As you can see, Scrum यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ओनर है. प्रोडक्ट ओनर के पास क्या है, ये देखो सेम वे में हम लोग के पास प्रोडक्ट बैकलॉग है और उसमें कौन से फंक्शंस अभी ऐड करने हैं उसके हिसाब से प्रायोरिटी लिस्ट हम लोगों ने बनाया. और कोई प्रीवियस आपके डेवलपमेंट के कुछ चीज़ें अगर प्रॉपर वर्कआउट नहीं होते रहेंगे तो उसको भी हम लोग यहाँ पे बैकलॉग में कंसिडर करेंगे. देन वी हैव डिसाइडेड अ टीम, और यहाँ पे देखो स्प्रिंट प्लानिंग चल रहा है. स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग जो अभी हम लोगों ने देखा वो सेम पैटर्न चलेगा. उसके हिसाब से हम लोग टास्क ब्रेकआउट करेंगे. टास्क ब्रेकआउट करने के बाद में अभी हर किसी टीम के पास और उसके टीम मेंबर के पास एग्जैक्टली आपके पास डिफाइंड टास्क रहेंगे, सेट ऑफ टास्क. और उसके हिसाब से देन हम लोग क्या करेंगे, ये सेम एक स्प्रिंट जो है वो 1 से 1 वीक या 3 वीक तक कंटिन्यूअस चलते रहेगा. और उसमें डेली स्प्रिंट होते रहेगा कि डेली बेस पे आपने क्या चीज़ बनाया, कैसे बनाया और उसका क्या काम हुआ है. अब याद रखो, स्प्रिंट का मतलब होता है something which we try to develop at faster pace. Remember, sprint means something which we try to develop at faster pace. इसको sprint बोलते हैं. तो जो ये स्क्रम अप्रोच है ये फॉलो करने का मेन रीज़न ही यह है कि हम लोग कोई एक प्रोडक्ट जो वाटरफॉल या ये अप्रोच से डेवलप कर पाते तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था. तो इंस्टेड ऑफ दैट वी आर फॉलोइंग अ फास्टर अप्रोच जिसमें क्या है, प्रोडक्ट ओनर है, देन स्प्रिंट के लिए जो स्प्रिंट मैनेजर होगा वो है, जो टीम डिसाइड करेगा. टीम के बीच में टास्क जो है वो हम लोगों ने ब्रेकआउट कर दिए और वो हर एक जो टास्क है हम लोग के उसके लिए हम लोगों ने देखो एंड डेट और टीम को बता दिया है कि ये डेट तक आपको सारा काम खत्म करना है, मतलब फास्टर पेस पे करना है. यू कांट एक्सटेंड दिस टाइमिंग्स. सो वो हम लोगों ने यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया. और उसके बाद में स्प्रिंट मास्टर जो है वो क्या करेगा, डेली बेस पे एक स्प्रिंट मीटिंग कंडक्ट करते रहेगा जिससे हम लोग को पता चलेगा कि ये 4 हफ्ते में जो आपको टास्क करना है तो उसके लिए डेली जो हम लोगों ने टारगेट असाइन किए हैं वो टारगेट अचीव हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे. अगर नहीं हो पा रहे तो विल बी हेल्पिंग आउट दैट एम्प्लॉय और फॉर दैट स्पेसिफिक टास्क. सो उसके लिए क्या होंगे, डेली स्टैंड अप मीटिंग्स रहेंगे, स्प्रिंट रिव्यू होंगे क्योंकि हम लोगों ने इतने टास्क अभी तक कर दिए, इतने बाकी है तो हम लोग वो ऑन टाइम ख़त्म कर पाएंगे. अगर नहीं कर पाएंगे तो विल बी कॉलिंग सम एक्स्ट्रा टीम मेंबर्स, या फिर हम लोग के पास कोई एक्सपीरियंस लोगों को ऐड करना ज़्यादा ज़रूरी है. तो याद रखो स्प्रिंट टाइप का जो प्रोसेस चलता रहता है ना, इसमें मेनली हम लोग एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं. देन ये सब होने के बाद में फिनिश्ड वर्क जो रहेगा
वो हम लोग हैंड ओवर करेंगे क्लाइंट एंड पे, और ये सेम जो चीज़ है ये रेट्रोस्पेक्टिव मतलब लूप में चलते रहेगा। ये सेम स्प्रिंट कब तक चलते रहेगा? जब तक सारे आपके जो भी टास्क है, सारे आपके बैकलॉग्स जो है वो क्लियर नहीं हो जाते। सो ये जो भी हम लोगों ने डायग्राम में देखा, वीडियो में देखा, वो सेम चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो स्प्रिंट प्लानिंग क्या होगा, स्क्रम बेटर क्यों है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए। एंड स्क्रम इज वन टाइप ऑफ अजाइल प्रोसेस। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, स्केलिंग अजाइल मेथड्स, अजाइल मेथड हैव प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रोजेक्ट, बराबर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे दैट कैन बी डेवलप्ड बाय अ स्मॉल को-लोकेटेड टीम। इट इज समटाइम आर्ग्यूड दैट द सक्सेस ऑफ दिस मेथड कम्स बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। एक क्लियर कम्युनिकेशन लिंक होता है क्लाइंट और डेवलपर के बीच में, या हर किसी के बीच में, जिसकी वजह से ये अजाइल प्रोसेस जो है ये एक प्रॉपर वे में हेल्प हो पाता है। तो आपका अगर आप टीवाई का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए आप ये अजाइल मेथड या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो स्मॉल कैटेगरी में आएगा मोस्टली। मीडियम साइज का कोई एक आधा कोई स्टूडेंट का हो सकता है, तो मीडियम साइज में किसी का नहीं आएगा। सो वन कैन इजीली फॉलो अजाइल प्रोसेस के अंदर ये स्मॉल साइज का प्रोजेक्ट फॉर्मेट, बराबर है। स्केलिंग अप अजाइल मेथड्स इन्वॉल्व changing this to cope up with a larger, longer project where there are multiple development teams, perhaps working in different locations. So अभी देखो हम लोग का डेवलपर टीम जो है वो इंडिया में है, डिज़ाइनर टीम फ्रांस में है, डेटाबेस टीम यूएस में है, टेस्टिंग टीम यूके में है, और ये सारे जो है वो आपस में एक हम लोग ऑनलाइन जैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं जहाँ पे ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट साथ में चलेगा। उसके आगे जब अगर लार्ज सिस्टम डेवलप करना है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लार्ज सिस्टम आर यूजुअली कलेक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेयर सेपरेट टीम डेवलप ईच सिस्टम, बराबर है। और उसमें क्या होता है, ये यहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग टीम्स जो है वो अलग अलग प्लेसेस से वर्क करते रहते हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइम जोन। सो लार्ज सिस्टम जो रहेंगे वहाँ पे क्या होता है, ब्राउन फील्ड सिस्टम्स बोलते हैं इसको हम लोग, ब्राउन फील्ड सिस्टम। मतलब मैं जब इंडिया में काम कर रहा हूँ वो टाइम में यूएस में जो मेरे ही टीम का दूसरा मेंबर है वहाँ पे रात है, वो सोया हुआ है, जब वो जाके के काम करेगा तब मैं सोया रहूँगा। सो दैट दे इंक्लूड इंटरैक्ट विद अ नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, जैसे ऑलरेडी कोई है, बहुत सारे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो है वो हम लोग इंटरैक्ट करेंगे, एंड दे डू नॉट रियली lend themselves to flexibility and incremental development. So ये ब्राउन फील्ड सिस्टम्स बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी आता है, थोड़ा नहीं काफ़ी आता है। सो यहाँ पे क्या बोला है, वेर सेवरल सिस्टम्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और उससे हम लोग का एक नया सिस्टम बनेगा, ठीक है। सो सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे चलते रहेंगे कंटिन्यूसली, जिस पे हम लोग वर्कआउट करने का ट्राई करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ रेदर देन द ओरिजिनल कोड डेवलपमेंट हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लाइक मैं बोलूँगा कि ओके मेरे पास गूगल एपीआई मैंने यहाँ से ले लिया, बॉट मैंने यहाँ से ले लिया। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से देखना। सो सपोज कि मुझे गूगल मैप ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गूगल मैप एपीआई इंटीग्रेशन इन एंड्रॉयड स्टूडियो या ऑन वेबसाइट, ठीक है, ऑन वेबसाइट रखते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखो गूगल मैप इंटीग्रेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये आपको गूगल के जो अपने खुद के प्लेटफॉर्म है ना वहाँ से ही आपको ये मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे दे ओनली प्रोवाइड्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेम, लाइक एक मिनट। सो एज यू कैन सी हियर आपको यहाँ पे है ना अलग अलग ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं कि आपको क्या टास्क करना है, तो उसके लिए कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। लाइक यहाँ पे देखो आपको दिया है कि आपको अगर कोई एक ऑटो कंप्लीट वाले फील्ड्स जो रहते हैं, जैसे हम लोग गूगल इस पे देखते हैं, गूगल फील्ड पे कि आप सपोज मैं डालूंगा वहाँ पे बैंड स्टैंड, तो वो आगे पूरा एड्रेस दे देगा। मैं अगर वहाँ पे लिखता हूँ ग्रैंड है तो आगे वो मुझे पूरा एड्रेस बता देगा। मैं अगर वहाँ पे लिखता हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो वो मुझे डायरेक्ट वो लोकेशन बता देगा या उसका एड्रेस पूरा सजेस्ट करके आएगा। सो ऐसे कोई फंक्शनलिटी अगर आपको डालना है तो आपको खुद से वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें रेडी अवेलेबल है। सो देखो वो एक एग्जाम्पल देखते हैं उसका। Let's face facts. Google autocomplete has totally spoiled us. The predictions that Google presents when typing into google.com are often so good I can save my delicate fingers from a whole bunch of keystrokes.
Now, I actually get annoyed when I encounter any form input field where I have to type the entire text. This especially goes for when I'm entering in my address to order a delivery or search for a nearby business. Well, your users don't have to suffer through this. Have you ever noticed how Google Maps does a place-specific autocomplete when you're typing into the search bar? Through Google Maps platform, developers can build this place autocomplete functionality into any input text field to make it a search bar that helpfully provides on-the-fly predictions for your users as they type. This can be helpful not only to reduce keystrokes for your users, but also to ensure that accurate addresses get entered into your site or app. I'm going to show you how to add this to an Android app with the Places SDK for Android. First off, you'll need to install the SDK in your app-level build.gradle file. Then, in your app source code, initialize the client with your API key. The easiest way to add a Place Autocomplete widget is to add the autocomplete support fragment. It's just 3 steps. First, in the XML layout of your app, देखो अब यहाँ पे ना वो बता रहा है कि ओके सिर्फ आपको यहाँ पे जो सेट ऑफ लाइंस दिए यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप जब हम लोग बनाते हैं ना बहुत सारा कोड रेडी अवेलेबल रहता है उसके अंदर यहाँ पे ये एंड्रॉयड नेम और ये जो एक लाइन है ये सेम आपको कॉपी करना है ठीक है और वो आपको वहाँ से मिल जाएगा तो आपको खुद से ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कैसे ऐड करना है कहाँ पे ऐड करना है वो भी एग्जैक्टली वो बता रहे हैं आपको Add a new fragment called Autocomplete Support Fragment from the Places SDK. This gives you a working text field that displays predictions as the user types. Second, in the corresponding activity source code, initialize the autocomplete support fragment and associate it with the layout element. Then, specify what kind of place your user will expect to type in, and add location biasing by country and geographic coordinates to improve the predictions. This is also a good time to specify which place details fields you will need about the selected place so that you'll only pay for data you will actually use. Third, add a place selection listener that handles the event when the user taps one of the predictions. And there you go. You've got a fully functional place autocomplete widget. So, as you can see, बगैर ज़्यादा मेहनत किए आपको सिर्फ यहाँ से ये सर्टन चीज़ें फॉलो करना है ओके अब वही सेम सॉफ्टवेयर में आपने गूगल मैप वाला फैसिलिटी ऐड कर दिया ठीक है अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड है ऑन माय सॉफ्टवेयर वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी टू अपडेट ऑन माय सॉफ्टवेयर अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी आपको रिक्वायर्ड है ऑन योर सॉफ्टवेयर सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनीज आपको मिलेंगे जो ऐसे सिंपल चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है जो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे ऑन योर प्लेटफॉर्म लाइक यहाँ पे आप देखो कि आपको यहाँ पे क्या बोला है कि बेस्ट वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर कौन से है एक सेकेंड ना सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग के पास एक ये टेलीबू करके है यहाँ पे आपको क्या बोला है ये सॉफ्टवेयर जो मतलब ये जो है ये रेडी फैसिलिटी आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको प्रोवाइड कर देगा जिसके अंदर आपको क्या बोला है आपके कोई मीटिंग्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीडियो कॉलिंग अगर हो रहा है तो वो सारा रिकॉर्डिंग क्लाउड पे जाएगा दूसरी बात आपका अगर ऑडियो मोड रहेगा अगर आप इंटरनेट अगर स्लो है तो आप वीडियो से ऑटोमेटिकली ऑडियो मोड पे कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपका कहीं पे भी जो सॉफ्टवेयर है वो स्लो वर्कआउट नहीं होगा उसके साथ में एक क्लिक में आप लोगों के साथ ज्वाइन हो सकते हैं स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी जो बाकी इसमें गूगल मीट में और वो सब है वो अवेलेबल रहेगा मीटिंग रिकॉर्ड कर पाएंगे लो बैंडविड्थ है तो वॉइस कॉल पे काम कर पाएंगे मोबाइल मोड पे हम लोग ये सेम मीटिंग्स जो है वो कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल से एक्सेस कर पाएंगे देन जो आपके मीटिंग में लोग हैं दे कैन लिंक देयर वेबिनार्स हियर बराबर है कोई लाइव वेबिनार्स चल रहे हैं कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन वो अगर प्रोवाइड कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई एरर्स एक्सप्लेन कर रहा है किसी को कोई डाउट है तो जैसे हम लोग MS टीम में हैंड रेज करने का ऑप्शन है वो आएगा स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन ग्रुप चैट का ऑप्शन है आप मोबाइल से लैपटॉप कंप्यूटर से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं ओके एक एग्जांपल देखते हैं
ओके सो ये जो पार्ट हम लोगों ने देखा ये एक पार्ट हो गया। मतलब एक में हम लोगों ने क्या देखा, गूगल मैप्स ऑटो सर्च फैसिलिटी ये हम लोगों ने ऐड किया। दूसरे में हम लोगों ने देखा ये वीडियो कॉलिंग वाला जो फैसिलिटी है वो हम लोगों ने ऐड किया। मतलब ये आप डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे आपके वेबसाइट के, आपका जो सॉफ्टवेयर होगा उसके ऊपर ये सेम फंक्शनलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। थर्ड थिंग, अब आपका कस्टमर्स के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए वी सपोज रिक्वायर्ड अ चैट बॉट। ठीक है। सो अगर मैं चैटबॉट डाल रहा हूँ, सो चैटबॉट के लिए देखो आपको यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज डायलॉग फ्लो, और जो आपको अगेन गूगल के साइड से प्रोवाइड होता है। दूसरा यहाँ पे आपके पास AI चैटबॉट है जो एक दूसरा कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, येलो मैसेंजर करके एक है। देन यू विल रिक्वायर ये वाला एक दूसरा AI चैटबॉट्स है। सो वी कैन हैव सो मेनी चैटबॉट्स अवेलेबल फॉर अस एट आवर सर्विस। इसमें से आप कोई भी एक मैसेंजर या जो भी है वो आप अपने एंड पे यूज कर सकते हैं। विल टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस वन ओनली। सो यहाँ पे देखो आपको बताया हुआ है कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस। मतलब यहाँ पे भी आपको डेवलपमेंट नहीं करना है। ओके, ये सेम चीजें जो है वो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्कआउट होंगे। Creating conversational experiences across devices and platforms just got easier. Google Cloud introduces Dialogflow Customer Experience, a powerful new tool for creating advanced virtual agents. Dialogflow CX offers new functionality specifically designed for large-scale implementations. Interactive flow visualizations allow conversation builders to quickly see, understand, and edit their work. A state-based data model allows developers to reuse intents, intuitively define transitions, and handle supplemental questions. In a single virtual agent, separate flows let multiple teams work simultaneously. Plus, there's versioning and environments at the flow level. And you'll have the ability to run A/B experiments and split traffic. Turn any Dialogflow CX agent into an IVR experience with customizable options. Easily assess model performance through the analytics dashboard. Let's kick the tires to see how it works. When you create a new agent, a start flow with welcome intent is provided. ये जो नए एजेंट की हम लोग बात कर रहे हैं ये बेसिकली आपने ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन्स जैसे होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, जिससे अगर 24/7 आप अपने जो कस्टमर्स है या यूजर्स है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इफ दे आर सर्चिंग समथिंग, सो बाय डिफॉल्ट मे आई हेल्प यू करके आपको जो चैटबॉट्स आते हैं वो सेम चीज आप यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएंगे। एंड वो भी अलग अलग होंगे फॉर एवरी पेजेस। लाइक हम लोगों का एक कॉलेज का वेबसाइट है। अब BSCIT कोर्सेज के क्वेश्चंस जो है वो BMM कोर्स से अलग रहेंगे, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल ऐसे डायलॉग फ्लो जो है वो बना सकता हूँ। एक जो हम लोगों का रहेगा स्पेशली फॉर दिस BSCIT के लिए चैट फ्लो कैसा रहता है वो। दूसरा फिर BMM के लिए उनके कॉमन क्वेश्चंस क्या रहते हैं उसका एक डायलॉग फ्लो, मतलब उसका एक ऑटो आंसरिंग मशीन या चैटबॉट टाइप बना दूंगा। सेम वे बाकी कोर्सेज के लिए या बाकी जो हम लोगों के नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं यूजर्स के साइड से आता है उसके लिए। सो ऐसे मल्टीपल हम लोग बना सकते हैं फॉर डिफरेंट वेब पेजेस या फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर सॉफ्टवेयर। सिर्फ एक नहीं बनेगा और हर एक के लिए अलग अलग क्वेश्चंस वहाँ पे वो पूछेगा और उसके बाय डिफॉल्ट कोई स्टैंडर्ड आंसर्स हम लोग यहाँ पे फीड करके रखेंगे, जिससे 24/7 आपके जो कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है या यूजर्स है वो अपने आंसर्स जो है वो ऑटोमेटिकली ढूंढ पाए। और उसमें अगर उनको कोई एक्स्ट्रा वर्क की ज़रूरत है देन वो हम लोग को कॉल करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे, तब कोई एक ह्यूमन जो है वो इन्वॉल्व होगा। Add more flows for more complex agents. You can help customers find out your store location and hours. Start by creating intents for each. Creating an intent is easy. Just add some training phrases. Create the pages and route the matching intents to them. Now you're ready to try it out. A fully functioning bot in under 2 minutes. Engage and delight your customers with virtual agent experiences built using the all-new Dialogflow CX. Come see for yourself. Go online or talk to a Google Cloud representative today.
सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे वो वापस आपको अगर ये सेम चीज ऐड भी करना है ना, तो गूगल के साइड से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो आपको हेल्प करेंगे इन शॉर्ट। सो मतलब यहाँ पे भी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सो जैसे अभी हम लोग नोट्स में देख रहे थे, सो देखो अभी हम लोगों ने नोट्स में क्या देखा कि हम लोग ऐसे अलग अलग, हम लोगों का जो बड़ा सिस्टम रहता है ना, तो अलग अलग सेवरल सिस्टम्स हम लोग साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने कौन से सिस्टम इंटीग्रेट करने का देखा, 3 सिस्टम तो हम लोगों ने देख लिए। एक गूगल मैप फैसिलिटी एंड ऑटोमेटिक वो जो सर्च फील्ड जो फिल हो रहा है उसके लिए हम लोगों ने फैसिलिटी जो है वो वहां से गूगल के पास से ऐड किया। उसके बाद में चैटबॉट्स ऐड किया, दैट इज सेकेंड पार्ट। थर्ड हम लोगों ने वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, बाकी की जो फैसिलिटी है वो ऐड किए, जहाँ पे आपके कॉन्फ्रेंसेज, मीटिंग्स हो सकते हैं, वो रिकॉर्ड हो सकते हैं, क्लाउड पे जा सकते हैं। ये सब इंटीग्रेट करने के बाद में अब आप अपना एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जहाँ पे आप अपने खुद के कोडिंग लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, सेवरल छोटे छोटे सिस्टम्स को आप साथ में इंटीग्रेट करके अपना एक सिस्टम बनाने की ट्राई कर रहे हैं। सो लार्ज सिस्टम एंड द डेवलपमेंट प्रोसेस आर ऑफन कंस्ट्रेंट्स, कंडीशन रहेंगे बाय एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन, लिमिटिंग द वे दे कैन बी डेवलप्ड। ठीक है, लाइक मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे फैसिलिटी तो हम लोग दे दिए, लेकिन ये मोस्ट ऑफ सारे फैसिलिटी कहाँ पे वर्कआउट होंगे, जहाँ पे हम लोग का 4G सपोर्ट रहेगा अब, और या 5G सपोर्ट रहेगा, उसके ऊपर बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन कहीं पे अगर 4G सपोर्ट अगर प्रॉपर नहीं है, सो वहाँ पे मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, वहाँ पे मुझे लिमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, कहीं कहीं पे कोई चीज़ें हम लोगों को डायरेक्टली क्लाइंट को अवेलेबल नहीं करा के देना है, तो वहाँ पे भी हम लोगों को लिमिट करना पड़ेगा। कोई कंट्री है जहाँ पे अगर इफ दे ट्राई टू सर्च समथिंग जो गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं कर रहे, तो वहाँ पे भी लिमिट करना पड़ेगा। कहीं कहीं पे सपोज मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जो ऑनलाइन मीटिंग हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग वीडियो कॉलिंग अलाउ नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, तो हम लोग वो अलाउ नहीं करेंगे। सो मतलब प्लेस टू प्लेस, कंपनी टू कंपनी आपके जो रूल्स रहेंगे वो अलग रहेंगे। ठीक है, सो लार्ज सिस्टम्स हैव अ लॉन्ग प्रोक्यूरमेंट, और उसके आगे क्या बोला है, डेवलपमेंट टाइम भी ज़्यादा लगेगा एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन। अब यहाँ पे हम लोग जब खुद का डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसके साथ में 10 ऐसे अलग अलग सिस्टम्स जब कंबाइन कर रहे हैं ना, सो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये सारे चीज़ों को कंबाइन रखना। कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो रेडी चीज़ें आपने उठाए हुए हैं वो प्रॉपर चल रहे हैं, आपका जो डेवलप किया हुआ पार्ट है वो प्रॉपर नहीं चल रहा है। कभी कभी वो सब प्रॉपर चलेगा, तो फिर यहाँ से आपका ये जो हम लोगों ने जो डायलॉग फ्लो यूज़ किया था वो प्रॉपर नहीं चलेगा। सो इसके लिए यहाँ पे ये डिफ़िकल्टीज आपको आते रहते हैं, जिसको आपको मेंटेन करना रहता है। सो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि आपको अपना सॉफ्टवेयर को स्केल आउट करना है या स्केल अप करना है। स्केल आउट का मतलब क्या होता है कि आप डेवलपमेंट कम करो, रेडी चीज़ें जो है उसको इंटीग्रेट करो, जिससे आपके नंबर ऑफ एरर्स कम आए, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है दे विल हेल्प यू आउट विद द सेम एंड दे विल प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द सेम। सो आपका मेहनत उतना कम हो गया, आपको खाली मेंटेन करना है चीज़ों को। सो यहाँ पे क्या बोला है, स्केलिंग अप का मतलब यूजिंग अ अजाइल मेथड, ज़्यादा डेवलप करो, मिनिमम टाइम में छोटे छोटे पार्ट में डेवलपमेंट करते जाओ। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, डेवलपिंग अ लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कैन नॉट बी डेवलप बाय अ स्मॉल टीम, उसके लिए बड़ा टीम लगेगा। अब अगर ये जो वीडियो कॉलिंग, ये सारे फैसिलिटीज मैंने बोले, वो अगर हम लोगों को खुद से अगर बनाना है, तो आप सोचो कि कितना बड़ा टीम लगेगा आपको, और कितना टाइम लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो उससे बेटर हम लोग ने अजाइल मेथड में क्या बोला कि भाई मैं इतना बड़ा सॉफ्टवेयर हम लोग को बनाना जरूर है, लेकिन अगर वो रेडीली अवेलेबल है तो वहां से ले लो, या फिर एक आउटसोर्स करके कोई थर्ड पार्टी बना के दे रहा है तो वहां से ले लो। स्केलिंग आउट मीन्स हाउ अजाइल मेथड कैन इंट्रोड्यूस अक्रॉस अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद मेनी इयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। सेम चीज़ है, आप अजाइल में क्या करेंगे, हम लोग सब खुद से नहीं बनाएंगे, थोड़ा बहुत आउटसोर्स करके वहां से बना के लेंगे। Scaling up to large. For large system development, it is not possible to focus only on a code of the system. You need to focus more on upfront design, system documentation, क्रॉस टीम कम्युनिकेशन। मतलब एक टीम जो डेवलप कर रहा है वो दूसरे टीम से बात करेगा, दूसरा टीम वापस फर्स्ट टीम से कम्युनिकेट करेगा, उनके कुछ एरर्स है वो यहाँ पे बात करेंगे, जिसके लिए कंटिन्यूस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फ़ोन कॉल्स, ये सब चलते रहेगा। जो अपडेट्स है वो भी आपको मिलते रहेंगे, और जो चीज़ नया बनते जा रहा है वो कंटिन्यूस हम लोग इंटीग्रेट करते जाएंगे हम लोग के एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ में। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला है, where whole system is built every time any developer checks in a change in a practically impossible.
सो हर बार वो पॉसिबल नहीं रहता है, तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत एक सिस्टमेटिक वे में समझ में आए वैसे वे में ये सारी चीज़ें करने पड़ते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, स्केलिंग आउट टू लार्ज कंपनीज, प्रोजेक्ट मैनेजर हु डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ अजाइल मेथड मे बी रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ न्यू अप्रोच। तो वो टाइम पे वो अपने जो स्टैटिक अप्रोच है वही फॉलो करेंगे, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि ठीक है आपको डेवलपमेंट में डर लग रहा है ना, तो रेडी चीज़ें हम लोग उठा के इंटीग्रेट करेंगे और बाकी जो बचा रहेगा उसको हम लोग ओल्ड वे में डेवलप करेंगे, जैसा हम लोग बता रहे हैं। सो दैट्स इट। उसके साथ में वी आर डन विथ यूनिट 1। फाइनली बहुत टाइम लग गया हम लोग को, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स लग गए, हम लोग का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, सो इट टेक्स टाइम। सो एट द एंड वी आर डन विथ यूनिट 1 एंड नाउ विल बी स्टार्टिंग विथ यूनिट 2। So now we'll be continuing with unit 2. Okay. So unit 2 में आपको क्या बोला है, सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स कैसे वर्कआउट होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, बाद में थियरी पढ़ने में और आपको क्लैरिटी मिलेगी। ध्यान से देखना, सोशियो टेक्निकल सिस्टम यूनिट 2 का जो हम लोगों का स्टार्टिंग है वो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स जो है वो कैसे वर्कआउट होते हैं। एक ध्यान से हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो चीज़ें ध्यान से फोकस करते हैं, बाद में हम लोग थियरी पे जाते हैं, बहुत क्लैरिटी आ जाएगा। Socio-technical systems is a relatively new area which takes a more holistic approach to the development of engineering projects that involve the interaction between people and technology. But let's start by taking an example of how our traditional approach to the development of technology. देखो यहाँ पे अभी सोशियो टेक्निकल वर्कआउट कैसे हो रहा है। मैं कोई फोटोज़ अपलोड कर रहा हूँ, वो फोटोज़ मेरे क्लाइंट के पास जाएंगे जब अगर मैं कोई वो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। सेम वे फ्लाइट टिकट बुकिंग हो रहा है, बराबर है, और वो फ्लाइट टिकट बुकिंग में अभी आपका पेमेंट जो जा रहा है वो एक पेमेंट गेटवे के थ्रू जा रहा है जो एक थर्ड कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, बराबर है। आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कोई दूसरा प्रोवाइड कर रहा है। देन एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका बैंक जो है वो आपको अलग से एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर आपका पेमेंट रिसीव हुआ कि नहीं, देन कितना पेमेंट रिसीव हुआ है। कोई पेमेंट अगर रिसीव नहीं हुआ है तो आप बैंक के साथ अलग कम्युनिकेट करेंगे। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे अगर हम लोगों को वापस अगर कोई कस्टमर केयर की ज़रूरत है तो हम लोग चैटबॉट वाला फैसिलिटी डालेंगे, अलग से हम लोग क्लाइंट बिठाएंगे जिनके पास अलग सॉफ्टवेयर रहेगा, जो क्लाइंट जब अगर कॉल कर रहा है तो उनका इन्फॉर्मेशन बताएगा। आप देखो एक सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, मल्टीपल अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनी ने बनाए हुए साथ में आ रहे। ध्यान से देखो। And social organization works. Take Bob and Alice. They're both web developers and they both work on the same website. But Bob is a back-end web developer. He eats databases for breakfast and spends his days crunching code. Whilst Alice is a front-end web designer, she makes words sing and graphics come alive in simple and user-friendly interfaces that people love. Every few months, the site needs updating and Bob works hard behind the scenes coding away. He then hands the project over for Alice to work her magic on. This works fine initially, but as the site grows with more employees being taken on, things become a little less straightforward. We soon have multiple people working on increasingly specialized areas of the site, with developers and designers often needing to interact and collaborate but finding themselves stuck in their separate departments. देखो अब यहाँ पे we have different departments, डिफरेंट कंट्री के अलग अलग लोग इन्वॉल्व रहेंगे, जिससे वो कंट्री में जब अगर हम लोग अपना सॉफ्टवेयर अगर रिलीज करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को कैसा बेनिफिट हो सकता है वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। गेटिंग। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग के पास अलग अलग डिज़ाइनर डेवलपर टीम है जो वो कंट्री स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक फंक्शंस डालने हैं, कोई लिमिटेशंस रखने हैं, वहाँ के उनके जो कल्चर है उसके हिसाब से आपको कोई एक सॉफ्टवेयर में कोई एक स्पेसिफिक टाइप के ही चेंजेस अप्लाई करने हैं, या वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से हम लोग सर्टेन चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उनको, तो उसके लिए अभी आपके पास इतने सारे डेवलपर अलग अलग कंट्री से वहाँ का कल्चर के हिसाब से क्या अपडेट होना चाहिए, वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पे उनको क्या दिखना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, क्या चीज़ नहीं दिखना चाहिए, ये सब डिज़ाइन एंड डेवलप होगा। Bob and Alice's site now requires a more holistic and non-linear approach to overcome this stumbling block, as it has now become what we would call a complex socio-technical system. But what does this mean exactly? Firstly, it is complex in that it has multiple elements such as lines of code, databases, graphics, and so on, with all of these different things needing to interact and being dependent on each other's functioning.
Secondly, it is socio-technical, as a website represents an interface between the technical domains of computer software and the human interaction. For the site to function fully, we need to design both areas to work together. When we look around us, we can begin to see socio-technical systems everywhere. Let's take another example. This is a subway station in Hong Kong. It represents a highly integrated set of diverse elements. From the residential area to the commuter center to the transport hub, it was engineered and constructed by a single company. The designers of this system needed to think not only about how the physical technologies would interact and work together within a confined space, but also about how the residents and commuters might wish to use the system for multiple different functions. The website and subway stations are examples of systems on the small to medium scale. As we enter the 21st century, many of the challenges we face involve macro-scale socio-technical systems, such as growing demographics and urbanization, with urban infrastructure companies now offering solutions that integrate power grids, water supply, transportation, and other utilities that must interface with thousands of people on a daily basis and have a strong influence on the social fabric. Or with respect to the environment, where nations must balance both social needs, technological requirements, and environmental considerations. So देखो आपका एक ही सॉफ्टवेयर जो है वो क्या कर रहा है, इकोनॉमी को आपको स्टेबल रखना है, एग्रीकल्चर क्या लिमिट का होना चाहिए, ये सारे चीज़ों के ऊपर फोकस रख के आपको वो वहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है. तो सारी चीज़ों का एक कंबाइन आपको एनालिसिस दे सकता है, ये हो सकता है. या फिर हम लोग जब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं सो आपको सर्टेन प्रोडक्ट कहाँ से परचेस करना है. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि इन इंडिया वी आर सपोर्टिंग फार्मर्स मोर, तो इट इज़ अ कंपल्शन कि आपको सर्टेन प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली फार्मर्स के पास से वहाँ से ही परचेस करने पड़ेंगे. लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अमेजोन. अब अमेजोन क्या कर रहा था कि यूएस में वो अपने खुद के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेल करता है. ये सेम प्रोसेस के लिए इंडिया में भी उसने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने वो अलाउ नहीं किया, बिकॉज बहुत सारे छोटे छोटे जो पॉपुलेशन है हम लोगों का, उनके बहुत सारे लोगों का घर से बिजनेस जो है ना वो अमेजोन से चलता है. मतलब दे आर काइंड ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयड, और अमेजोन के ऊपर जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उससे उनका बिजनेस चलता है. तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको इकोनॉमी को स्टेबल रखना है तो आपको बाहर के जो लोग हैं उनको अलाउ करना पड़ेगा. तो उनके सॉफ्टवेयर्स, उनके कंपनी, उनके सर्विसेज हम लोग इंडिया में अलाउ कर रहे हैं, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपना यहाँ का जो पॉपुलेशन है उनका कंडीशन अलग है. तो इसके लिए आप ये जो बड़े कंपनीज को अलाउ कर रहे हैं जिससे हम लोग का इकोनॉमी बूस्ट होगा, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये भी देखना है कि वो जो प्रोडक्ट सेल करेंगे वो कंपलसरी जो हम लोग के बाकी के जो पॉपुलेशन है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, वो जो बेच रहे हैं उनके पास से आने दो. इनको खुद से मैन्युफैक्चर करने का परमिशन नहीं दो. दूसरी बात, यहाँ पे अगर वो कहीं पे अगर अपने वेयरहाउस बना रहे तो हम लोग कहीं ना कहीं कोई कंपनी के साथ पार्टनरशिप में उनको प्रोवाइड करेंगे स्टार्टिंग में. सो क्या होगा, यहाँ के लोगों को भी बिजनेस मिले और उनका भी बिजनेस चले. देन आप देखो कि अमेजोन जो है ना वो पहले जब कोई प्रोडक्ट डिलीवर होता था आपको, तो वो कोई ना कोई एक जो कुरियर सर्विस होता था उसके थ्रू होता था. तो अब धीरे धीरे जैसी वो एक 7-8 साल से ज़्यादा हो गया इंडिया में उसको, तो अभी उन्होंने अपना खुद का कुरियर सर्विस स्टार्ट किया. मतलब स्पेशली अमेजोन का ही अपना खुद का कुरियर सर्विस है. तो वो भी अगेन आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ इंटीग्रेट होगा, गेटिंग, और उसका इंफॉर्मेशन आपको अपने फ़ोन पे मिलता है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि आपका पैकेज यहाँ से डिस्पैच हुआ, उसके बाद अमेजोन के ये पॉइंट पे पहुँचा, यहाँ से इसने कलेक्ट किया और अब वो आपको डिलीवर करने वाला है. और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप जब कॉल करते हैं तो उनका एक दूसरा सॉफ्टवेयर वहाँ पे काम करता रहता है जो कस्टमर केयर के लिए रहता है, और वो सिर्फ आपका जो डेटाबेस है उसके ऊपर एक क्वेरी फायर करके आपका डेटा जो एजेंट वहाँ पे है उसको भेजता है. एंड अगर कुछ इशू है तो वो जो एजेंट है फिर वो एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा टुवर्ड्स द सेकेंड साइड, गेटिंग, ये होगा यहाँ पे. सो ये अगर आप देखेंगे, दिस इज द सोशियो टेक्निकल सिस्टम to manage and grow efficient and sustainable economies. So we can think about socio-technical systems then as an approach to overcoming the problems of optimizing either the social or technical side to a project in isolation. And so social problem कैसे सॉल्व हो गया. पहले जो हम लोग के लोग घर से बिजनेस कर रहे थे तो उनको अपने प्रोडक्ट सेल करने में प्रॉब्लम हो रहा था. तो अभी अमेजोन पिक्चर में आ गया.
अमेजोन क्या कर रहा है, घर पे बैठ के आप अपने प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के साथ टाई अप करो और वो वहां से सेल हो जाएंगे या फेसबुक से हो जाएंगे। गेटिंग, ये बेनिफिट हो गया। ओके, एक और क्लियर वे में हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखना। So far, in this section to the course, we've talked about basic technologies, the complex engineered systems we get out of the aggregation of many different technologies, and the information systems that increasingly control and operate all this technology. In this module, we'll be completing the first section to the course by adding the social domain to this model. Today, the information revolution is driving rapid technological change. As we live in environments that are increasingly technology saturated, it makes the question of the relationship between people and technology more explicit than ever. And it is this relationship between the two that the domain of socio-technical systems tries to understand, model, and optimize. Socio-technical systems is an approach to the study and design of complex organizations and technologies that recognizes the interplay between people and technology as a defining factor in their overall makeup and functioning. This is both on the micro level of how an individual interacts with a particular technology in a linear fashion, where we are interested in interface design and user experience, but also on the macro level, referring to the complex nonlinear interactions between society's infrastructure and its sociocultural domains. The ultimate functioning of almost all technologies will involve the interaction between people and technology. Whether we're talking about a wheelbarrow, a car, or a subway station, the end throughput to the whole process requires these two elements to function together. And socio-technical systems builds upon systems theory to look at how the whole thing works together in effecting a joint outcome. To take some examples of this, we could think about the current state of genetic engineering. Scientists and engineers may spend decades researching and developing the technologies, but if society decides it will not adopt it for ethical and environmental concerns, then the whole exercise is somewhat futile, which is exactly what has happened in the European Union. Or to take another example, web developers in Silicon Valley may build software with all sorts of bells and whistles, expecting everyone to be tech-savvy. But if a large percentage of these users are in fact elderly and unaccustomed to the interface, then again, the actual throughput to the whole system will be significantly reduced. And this is what we're interested in with the domain of socio-technical systems, the actual throughput to the whole system, not just its technical dimension. Our traditional design and engineering practice is based upon the use of reductionism, which involves the breaking down of complex systems into components and focusing on optimizing these components in isolation. The social world of people and the technical world of technology runs on very different principles, and often the first stage in this process of breaking a system down is the division between people and technology. So let's first think about how these two domains differ in their nature. Firstly, we'll talk about the technical domain. The technical domain is conceived of and designed by a relatively small number of scientists and engineers who actually understand how things work, and importantly, are responsible for making things work. Most of society has very limited understanding of this, and largely takes these technologies for granted. As we previously discussed, technology is the product of a process of rationalization through which we come to a well-defined and logical sequence of steps for effectively solving a particular problem, and then embody this in some physical object or work process. Behind every large organization today, there is a mass of logic processes being performed by our systems of technology. From this perspective, humans look like they go around with their heads in the clouds, wondering about who to marry or what color shoes to wear, without an idea for how things really work. Logic is not something that typically comes natural to human beings. Your average person is driven by a mass of psychological, emotional, and ideological needs and desires. Logically analyzing something requires a certain amount of energy and focus that most people would typically avoid unless specifically required. We use all sorts of heuristics and shortcuts to maintain a certain flow to our lives. In the US, only about 15% of graduates are in the technical STEM areas of math, science, engineering, and technology. In short, most people aren't engineers or computer geeks. They just want to get on with pursuing their interests. The last thing they want to do is have to read and follow each step in the instruction manual. Not only do people actively try to avoid the use of logic, they often actually feel threatened by it. From the perspective of most people, faced with these vast systems of logic that support us, they appear empty and mechanical.
They threaten our sense of meaning, values, identity, and make us feel powerless in a world of incomprehensible complexity, where we long for some form of unity and simplicity. This is a somewhat hyperbolic picture of the dichotomy between the social and technical domains, but it helps to illustrate the core constraint here. To sum it up in just a few words, we might say that it is the dichotomy between the qualitative and continuous nature to people and the quantitative, discrete nature to technology. This divide between the fundamental nature to humans and technology and the friction it creates permeates all areas of our systems of organization, from the design of user interfaces and healthcare systems to people's uneasy feeling about robotics. One way of understanding and giving structure to this dichotomy is through the DIKW framework that we previously touched upon. The DIKW framework that describes the hierarchical structure to information increasingly captures the divide between technology that operates on the level of data and information on the one hand, and people that in advanced economies are increasingly required to perform knowledge work. When we overemphasize the technical domain, we may end up with a very technically efficient system, but it will also be alienating, leaving people feeling disenfranchised and ultimately result in disengagement. Inversely, when we give precedence to the social domain, we can get a lack of technical efficiency, incapacity to automate basic processes, and lack of technological capabilities. Developing integrated socio-technical systems requires a balance of both, and importantly, the integration between them through interfaces that are able to translate the language of one domain into the other. Interfaces, like the dashboard on our car, the signs in an airport, or the graphical user interface to your computer, are the contact points between the two systems. They both have to communicate in order to affect the joint outcome. Interfaces are the way of communicating to people the set of procedures required for operating the technology. They reflect the underlying logic and algorithms through which the technology functions, but are expected to do so in a fashion that makes sense to the end user. On the social side, they use symbols, metaphors, and stories that people instinctively relate to. The point of an interface is to translate the language and functionality of the system into the language of the end user, and vice versa. But technology is typically designed in domains specific to engineering. A building may be composed of a hydraulic system, electrical system, heating, and so on. It is also the same on the macro scale, with different companies operating airports, subways, and motorways. The services revolution is about networking these technologies and domains into a process that end users interact with through digital interfaces. And this is increasingly the structure to our complex engineered systems, from end user to digital app to service process to physical technology. This is the multi-tiered framework that works to integrate the functioning of people with our physical technologies, and it reflects the hierarchy of information. The domain of socio-technical systems is not just about how people interact with pre-existing technologies, but also about how organizations adapt to and evolve with new technologies. Ever since the advent of the Industrial Revolution, social organizations have been subjected to continuous technological change that requires us to adapt to new systems and new ways of working on a regular basis. There are a number of different aspects to this change process that need to be considered in order to achieve a desired outcome, such as identifying and setting the system's goals, that requires us to take into consideration the perspective of multiple stakeholders, the training of new operators, the integration of this subsystem or process into the whole system, and the stabilization of this new pattern of working. And of course, there are many points along the way where inertia and power dynamics can distort or even reverse the process. People don't always behave rationally, particularly when the technology or new process touches upon aspects of culture that involve a sense of identity and narrative. Some technologies get adopted while others go by the wayside, not always because of their technical efficiency, but simply because they fitted or didn't fit with that society's beliefs, values, and identity. As our earlier example with genetically modified crops illustrated, technologies like GMO bring with them a whole set of ethical and moral considerations that a society or group of people may not have found any solutions to yet, and thus they will either have to reject it or adopt it without being able to integrate it into their value system, which will likely cause further problems down the line. And this is currently the state with many new technologies such as biotech, nanotech, artificial intelligence, and cognitive technologies, all of which our society doesn't have the philosophical framework through which to fully contextualize them and their ethical considerations.
The industrial age was one of standardization and mechanization. In order to reduce the complexity of the interaction between people and technology, people were simply expected to fit in with abstract mechanistic processes, procedures, and systems of organization, as exemplified by the industrial age model of education and factory work. But this industrial economy is rapidly becoming a thing of the past, as manufacturing and basic information processing have become commoditized. Post-industrial service and information economies require a new set of skills and human capital based around innovation, entrepreneurship, education, and knowledge, none of which really happen without the engagement of the subjective and qualitative dimension to people. This requires us to go beyond the technocratic paradigm of industrialism and recognize the importance of the social domain within our engineered environment. To build this next generation of complex socio-technical systems requires engineering based upon a diverse skill set and cross-domain competencies in both technical domains, social science and humanities, and inter-domain engineering teams. Again, this is another vector that greatly increases the complexity of our engineered environment through an increase in the non-linear, networked interactions between the social and technical domains. In this module, we've been taking an overview to the area of socio-technical systems that we defined as an approach to the study and design of complex organizations and technologies that recognizes the interplay between people and technology as a defining factor in the system's overall makeup and functionality. We talked about the dichotomy between the social and technical domains as one that is marked by this divide between the continuous qualitative nature to social systems and the discrete quantitative nature to the technical domains. We discussed how the DIKW framework can be used as a model through which to interpret and give some structure to these socio-technical systems. We looked at how interfaces work as the link between different domains and how a combination of service design and information technology is working to create a new pattern of organization where end users interface with digital devices to access a service process that aggregates different technologies. Finally, we briefly touched upon the process of technological change within organizations and how it significantly depends upon sociocultural dynamics. Okay. So, as you can see here, जो हम लोगों ने अभी देखा, that was a basic about socio-technical and most of theory जो हम लोगों ने समझा है वो सब कुछ यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है. सो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग यूनिट 2 का प्रॉपर थियरी चालू करेंगे. दिस वाज द मेन इंट्रोडक्शन. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम.